नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल। सारी दुनिया की निगाहें आज पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं, जहां नेशनल असेंबली की कार्रवाई जारी है और आज ही इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग भी होनी है। इस सबके बीच सरकार को बचाने के लिए और वोटिंग रोकने के लिए इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने एक आखिरी कोशिश कर डाली है। पीटीआई ने पाक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में डिप्टी स्पीकर के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए नेशनल असेंबली बहाल कर दी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आज अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का आदेश भी दिया था। इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज रात 8:30 बजे वोटिंग हो सकती है, लेकिन इमरान ने रात 9 बजे कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, यह अगले कुछ घंटों में ही स्पष्ट हो पाएगा। विपक्ष का दावा है कि उसके पास 176 सांसदों का समर्थन है, जबकि बहुमत के लिए 172 सांसदों का समर्थन ही जरूरी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने आज नेशनल असेंबली में कहा कि हम आज हैं, हो सकता है कल ना हो। साथ ही उन्होंने अमेरिका पर भी निशाना साधा और विपक्ष को गुलामी पसंद करार दिया। वहीं बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बहुमत न रहने के चलते ही इमरान को अब साजिश की याद आई है। जनाब चेयरमैन, आज पाकिस्तान तारीख के दोराहे पे खड़ा है। आज कौम को फैसला करना है, सर झुका के, नजरें गिरा के या सर उठा के जीना है। यह फैसला करना है कौम ने, यह फैसला करना है कौम ने। और जनाब वाला, इस फैसले पे हम क्यों आए, मैं आज रिकॉर्ड पे करना चाहूंगा। मैं आज भी, और आखिरी दिन है शायद मेरा, और यकीनन एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मैं ऑन रिकॉर्ड लेना चाहता हूं, बिफोर वी लीव, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका calls the National Security Advisor of Pakistan and says, do not go. Categorically. मुझे बताइए, कौन बताए, कहां होता है कि एक सॉवरेन स्टेट को उसके बायलैटरल विजिट से इस तरह रोका जाए? कहां होता है? और कौन सी खुद मुख्तार कौम और खुददार कौम ऐसा कबूल करती है? Pakistan is a sovereign state, Mr. Chairman. They're a sovereign state. या आपको अपनी सॉवरेनिटी पे आप शायद ना बनना चाहते हो, आप गुलामी का तौक कबूल करना चाहते हो, हम नहीं चाहते। हिना बीबी, आप गुलामी का तौक तबाह करना चाहती हैं, हम नहीं चाहते। हमें कहते हैं अदम एतमाद नहीं लेकर आए, एक साजिश का हिस्सा ना बने, मगर इनको सिर्फ इस साजिश का ख्याल आया जब वो अपना अक्सरियत खो बैठे थे। 27 मार्च को जब जमहूरी वतन पार्टी का बुख्ती साहब ने अनाउंस किया था, तो उनको पता था कि उनका गेम खत्म हो चुका है। जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है, जो ऑर्डर है, आप आज उसके ताबे आप हाउस की कार्रवाई चलाएंगे, इसलिए कि आज ये पार्लियामान एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। आज ये पार्लियामान आईनी और कानूनी तरीके से एक सिलेक्टेड वजीर आज़म को शिकस्त फाश देने जा रहा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा आज आप जो माजी में हो गया, आज आप आइन और कानून और अदालत उज़्मा के फैसले के लिए खड़े हो जाएं। आज आप सही मानों में स्पीकर का किरदार अदा करके तारीख में सुनहरे हरूफ में नाम लिखा लें।
और इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सैयद रहमान हाशमी अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हमारे साथ हैं और जेके त्रिपाठी पूर्व राजदूत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुक्रिया आप दोनों का। त्रिपाठी साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। पाकिस्तान में जो भी इस वक्त हो रहा हो, कम से कम ये देख करके अच्छा लगता है कि जो हो रहा है वो एक नेशनल असेंबली में हो रहा है, जो हो रहा है वो एक लोकतंत्र का हिस्सा है, जो भी खींचतान है कम से कम कानून के दायरे में चलकर हो रही है। तो ये एक मेरे ख्याल से इसमें एक पॉजिटिव हम देख सकते हैं। जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये लोकतंत्र का, जमहूरियत का एक अच्छा संकेत है कि पार्लियामेंट जो कोर्ट कह रही है, पार्लियामेंट उसके हिसाब से काम कर रही है। पार्लियामेंट में बहस हो रही है जो कि जायज है, जो कि वाजिब है, जरूरी है, लाजमी है। लेकिन ये है कि ये चीजें अभी बाहर सड़क पर नहीं आई हैं, ये अभी तक, ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि कह रहे हैं लोग, कई मंत्री कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको जनता के पास तक ले जाएंगे। लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो एमएनएज हैं, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, ये भी जनता के ही चुने हुए नुमाइंदे, और इसलिए इन पे यहाँ पर जो बहस होती है वो ये माना जाता है कि वो जनता के चुने नुमाइंदे अपनी जनता की ओर से ये बहस कर रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की ओर से ये बहस कर रहे हैं। तो उम्मीद तो यही है कि यहाँ ये बहस सड़कों पर उतर करके हिंसा पे, वायलेंस पे न जाएगी और अमन के साथ रहेगी। और ये, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि बहुत एक अच्छा, स्वस्थ, एक हेल्दी वो है, साइन है कि कोर्ट ने इस पे सुनवाई की, कोर्ट ने इस पे फैसला लिया है और ये साबित कर दिया है कि कोर्ट जो है वो भी अपनी एक अलग सोच रखता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के गारंटर के तौर पे होती है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना तो पार्लियामेंट का काम होता है, लेकिन कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी करना कि कॉन्स्टिट्यूशन का पालन हो रहा है और उसका जो पालन हो रहा है, जो भी प्रक्रिया हो रही, वो लीगल है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं, ये चीज कोर्ट का काम होता है और कोर्ट ने इसको बखूबी निभाया है। जी बिल्कुल। और ये बात भी सही है कि पाकिस्तान में अक्सर देखा जाता है कि जो गद्दी है वो कभी भी जा सकती है, तो कम से कम जो चल रहा है वो असेंबली के अंदर चल रहा है। क्योंकि पहले भी हमने यहाँ पे हाशमी साहब, पाकिस्तान में तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही बदलाव कर दिया गया था जनरल जियाद द्वारा, और कभी भी किसी की भी चली जाती थी गद्दी अगर राष्ट्रपति ना खुश रहते हो। तो ये अब देखने में कुछ सही लगता है कि कम से कम एक तरीका है, और अब ये एक लोकतंत्र का एक, हम जिसे कह सकते हैं, एक नजारा है वहां पे। देखिए अंजलि, ऐसा है, लोकतंत्र का भी नजारा है और वहाँ की जो जुडिशियल है, जो वहाँ की अदलिया है, वो कितना आजाद हो करके बिना किसी सियासी पॉलिटिकल दबाव के फैसला देती है, ये उसका भी एक नजीर कह सकते हैं। असद कैसर जो चीफ जस्टिस हैं, उनके जो 5 बेंचों की जो वहाँ पे जज थी और जिसने फैसला दिया, ये उसका भी एक अदालत के आज़ादी का भी एक नज़ीर है। लेकिन फिर भी इस बात को याद रखना ज़रूरी है अंजलि कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का एक मॉकरी होता रहा है लंबे समय से। वो हमारा पड़ोसी है, साथ में ही आज़ाद हुए, एक रात पहले वो आज़ाद हुआ, 14 अगस्त है उनकी आज़ादी का दिन, हमारा 15 अगस्त है। लेकिन उसके बावजूद आज भी छटपटा रहा है, आज भी वो मुकम्मल तौर पे जिसे कहते हैं कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी वहां एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। जिस तरह से इमरान खान के जब से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, हमारा जो है भारत का राजनयिक संबंध उनके साथ सही नहीं रहा है पाकिस्तान का। उसके कई वजूहात रहे हैं, कश्मीर भी उसका मुद्दा रहा है। लेकिन कल खुद इमरान खान साहब अपने बार अपने भाषण में यही कह रहे थे कि भारत को देखिए, भारत की सॉवरेनिटी को देखिए, उस देश को देखिए। वो कहीं ना कहीं इस बात की चुभन उनके मन में भी है। बिल्कुल, बेशक। और वो अक्सर इस बात का इजहार करते रहे हैं। हर इधर तो लगातार पब्लिक मीटिंग टू गार्डनर द सपोर्ट, पीपुल के सपोर्ट लेने के लिए जो पब्लिक मीटिंग लगातार कर रहे थे, उसमें वो अक्सर भारत का एग्जाम्पल देते रहे, चाहे विदेश नीति भारत की रही हो, चाहे इकोनॉमिकल जो भारत का ग्रोथ है उसकी रहे हो, या पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट क्या रहा हो। लेकिन ये बात भी देखेंगे कि इमरान खान की जो पीटीआई पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, उसे वहां मेजोरिटी थी। 2018 के चुनाव में मेजोरिटी आया,
और ये राइट और लेफ्ट जो रेडिकल कंजर्वेटिव पार्टी, इस्लामिक पार्टी है, फजलुर रहमान की जमीयत उलमाए इस्लाम जो वहाँ पे है, जिसके स्कूल से निकले हैं तालिबानी, और एक लेफ्टिस्ट पार्टी है पीपल्स पार्टी, जिसके फाउंडर भुट्टो को, जुल्फिकार अली भुट्टो को ज़ियाउल हक ने एक मुकदमा चलाया चौधरी ज़हूर इलाही का, और उनको फांसी पे टांग दिया। वहां भी अदलिया बिक गई थी। अगर अदलिया ये आजाद है, वहां भी 3 जजों की कमेटी थी, और उन्होंने ज़ियाउल हक को, भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया। आप देखें 1971 में जब अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होकर आई थी, तो भुट्टो जो है उन्होंने ये कहा था कि तुम वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, हम वेस्ट के बन जाते हैं। और अय्या खान को कहा कि मार्शल लगवाया, मुजीबुर रहमान गिरफ्तार हुए और उनको कॉल देनी पड़ी बांग्लादेश के लिए, एक इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए। और ये भी फिर हो रहा है कि एक मेजोरिटी पार्टी आई, पीटीआई, और रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टी से लेकर जिनका तालिबान के साथ रिश्ता रहा है, एक लेफ्ट है, सोशलिस्ट पार्टी मानी जाती है, पीपल्स पार्टी, उनके साथ, और बीच में एक मिडिल पाथ इस्लामिक पार्टी कह लीजिए। ये एक बड़ा ही अनईजी अलायंस भी है त्रिपाठी साहब, क्योंकि ये 2 पार्टियां जो हैं इनकी इतनी दुश्मनी रही है। नवाज शरीफ जनरल जिया के साथ में खड़े होते थे। जनरल जिया ने बिलावल भुट्टो के नाना साहब का, जैसे कह ही रहे हैं कि उनको फंसा करके जेल में उनको भिजवाया, उनको फांसी दिलवाई, ये माना जाता है। तो इतना कुछ जब इन दोनों के बीच में हो रखा है, दोनों नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। अब ये जो साथ में बैठे हैं, दिस अनईजी अलायंस, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये 2 ही नहीं, आप एक तीसरे को भी इसमें जोड़ लीजिए, जो MQMP है। हाँ, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQMP के बीच में दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। अब ये तीनों पार्टियां, जो तीनों बड़ी पार्टियां हैं, ये तीनों पार्टियां 3 अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हैं, और कोई किसी के साथ नहीं होता। ये जो आप कह रही हैं अनईजी अलायंस, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है मेरे ख्याल से, और ये भानुमति के कुनबा ये भी है। और इस कुनबे में जो अलग अलग अजीबोगरीब तरीके की पार्टियां हैं, वो कहां तक एक दूसरे का साथ निभा पाएंगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो ये बताते हैं कि ये किस तरह से बार बार पाकिस्तान की आर्मी के पास जाती रही हैं अपना स्वार्थ, अपने निहित स्वार्थ को साधने के लिए। इसको देख के मुझे यही कहना पड़ता है, जैसे हाशमी साहब ने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही साथ आजाद हुए, लेकिन आज क्या हालत? आज है ये कि भारत एक और देशों की तरह, भारत एक मुल्क है, एक डेमोक्रेटिक मुल्क है जिसके पास एक सेना है। इसके ठीक उलट पाकिस्तान एक सेना है जिसके पास एक मुल्क है। ये फर्क है। पाकिस्तान इस हालत तक चला गया। कुछ ऐसा ही है कि देखिए त्रिपाठी साहब, जैसे कि इमरान खान कहते रहे जिंदा कौम, तो शायद वो बार बार जो इशारा करते रहे कि दूसरे मुल्कों की कौम जिंदा है, हमें भी जिंदा कौम होना है। हमारे साथ कर्नल JS सोडी साहब भी जुड़ गए हैं, जो कि कूटनीतिक विशेषज्ञ हैं। शुक्रिया सोडी साहब आपका जुड़ने का। लेकिन जो बात त्रिपाठी साहब ने यहाँ कही सेना के बारे में, आप क्या मानते हैं अभी भी कितना दखल सेना का है वहां की राजनीति में, वहां की सरकारों में? जय हिंद अंजलि जी। अंजलि जी, सितंबर 2004 में एक किताब लिखी गई थी, हसन अब्बास साहब ने किताब लिखी थी, पाकिस्तान ड्रिफ्ट टुवर्ड्स एक्सट्रीमिज्म। 18 साल पहले उस किताब में हसन अब्बास साहब ने लिखा कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसको 3 चीजें चलाती हैं, 3 A's चलाते हैं, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। 18 साल के बाद भी पाकिस्तान में कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी आर्मी पूरी कंट्रोल में है, और इमरान खान का जो ये सत्ता से जाना भी कुछ ही घंटों में निश्चित है, जो कि पहले ही निश्चित हो गया था पिछले साल जब उन्होंने पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल कमार बाजवा की भेजी हुई फाइल पे 4 हफ्ते बैठे रहे DG ISI के अपॉइंटमेंट पे। तो पाकिस्तान में कुछ बदला नहीं है, क्योंकि अभी भी सेना उतनी ही पावरफुल है जितनी पहले थी। और इसका मुख्य कारण अंजलि जी ये है कि पाकिस्तान में जो सेना है वो 3 मुख्य चीजों पे पूरा अपना कंट्रोल किए बैठी है। एक है रक्षा, एक है विदेशी मामले, और तीसरा आर्थिक मामले। पाकिस्तान में नमक से लेके स्टील तक जो भी बनता है उसमें पाकिस्तानी सेना का हाथ है।
क्योंकि पाकिस्तानी सेना की कई फाउंडेशंस हैं जिन्हें हमारे यहाँ एनजीओ कहते हैं, पाकिस्तान में फाउंडेशन कहते हैं, वो फाउंडेशन इन सारों को कंट्रोल करती है। तो जब किसी देश का फॉरेन अफेयर्स, रक्षा और इकोनॉमिक अफेयर्स सेना में के हाथ में हो, तो वहां पे तो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उसने तो बनना सेना की मर्जी से ही है। बिल्कुल, जब जहां जेब गर्म होती हैं सेना की, वहां इस तरह की स्थिति हो सकती है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर आ रहे हैं और ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी है। एक नजर डालेंगे कि आखिर इमरान को कितना खतरा है और क्या आज हो सकता है। तो पाकिस्तान की सियासी उथल पुथल पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कर्नल सोढी हैं, सैयद रुमान हाशमी हैं और जेके त्रिपाठी हैं। सर, मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, मैं आप सबसे एक एक मिनट में आप लोग क्या मानते हैं कि आगे क्या फ्यूचर है, अभी भविष्य रहेगा पाकिस्तान का, क्या हो सकता है? मैं आपसे शुरुआत करूंगी त्रिपाठी साहब। देखिए, अगर पाकिस्तान में सहूलियत के साथ बिना हिंसा के विश्वास प्रस्ताव पे फैसला हो जाता है, तब मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए ही नहीं, पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लिए अच्छी बात होगी। और हमारे लिए तो खास तौर से, क्योंकि हमें अपना पड़ोसी, अगर हमारा स्थिर सरकार हमारे पड़ोसी देश में है, तो हमारे लिए अच्छा भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि किससे बात करनी और क्या बात करनी, उस हिसाब से अपने फॉरेन पॉलिसी में कोर्स करेक्शन भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ सोढी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? अंजलि जी, अगर तो 8 साढ़े 8 बजे तक जो एक्सपेक्टेड है कि नो कॉन्फ्रेंस मोशन आराम से हो गया और बातचीत खत्म हो गई, तब तो बिल्कुल शांति रहेगी पाकिस्तान में। लेकिन अगर इमरान खान ने थोड़ी और अटखेलियां की, तो पाकिस्तानी सेना की जो 111 इन्फेंट्री ब्रिगेड है जो इस्लामाबाद में है, वो पिछले कुछ दिनों से अपने अलर्ट पर है, तो वहां पे हालात और गंभीर हो सकते हैं। बिकॉज अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान की बहुत खिल्ली उठ चुकी है और ना पाकिस्तानी सेना और ना पाकिस्तानी अवाम चाहेंगी कि इस मुद्दे को और खींचा जाए। तो ये सब अगले कुछ दिनों में अगले कुछ घंटों में तय होगा कि क्या ये बात अभी शांति से खत्म होगी या फिर सेना को बीच में स्टेप इन करना पड़ेगा। जी, ये वाकई चिंताजनक बात है। हाशमी साहब, आप क्या राय रखते हैं? देखिए अंजलि, अभी ये रमजान का महीना चल है, रोजे चल रहे हैं। वहां पे रोजे खोलने के बाद वो मगरिब की नमाज होती है, वो मगरिब की नमाज पढ़ी जाएगी। उसके बाद 8, सवा 8, साढ़े 8 के बीच में इमरान खान की हुकूमत की कुर्बानी दी जाएगी। इमरान खान खुद भी अपने को जो पेश कर रहे हैं, वो एक सियासी शहीद के तौर पर आवाम के बीच में पेश कर रहे हैं, वहां की अपने सपोर्टर के बीच में। इतना बात तय है कि इमरान खान ने जो इल्जामात लगाए हैं, जो वाशिंगटन केबल की जो बात उन्होंने की है, हाउस में भी उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी जो बात रखी है, कुरैशी ने, ये सरकार जब आएगी, ओत लेगी शहबाज शरीफ के प्रीमियरशिप में, जब गवर्नमेंट ओत लेगी, उसके बाद अमेरिका क्या रियायत देता है, क्या कंसेशन देता है, इससे इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत हद तक साबित होगी इस वाशिंगटन केबल की। अगर इनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलता है अमेरिका की तरफ, तो ठीक है, वरना फिर अवाम जो है, जिस तरह से खैबर पुख्तुस्तान फ्रंटियर में जो लोकल इलेक्शन हुए हैं, वहां इस का फायदा इमरान खान को मिला है। उनकी पार्टी जो है वो वहां पे काफी मेजोरिटी में आई है। और इसके बाद यही होगा कि अपोजिशन, और 1.5 साल का समय है, अपोजिशन पार्टी को जो इमरान खान रहेंगे, वो रूलिंग को उन्होंने कह दिया है कि वो प्राइम मिनिस्टर मानेंगे नहीं, वो इस बीच में वोट करेंगे। इमरान खान इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं, बार बार वो इम्पोर्टेड सरकार, फॉरेन हैंड, अमेरिका, ये सब उठा रहे हैं और कौम को कह रहे हैं कि आप एक जिंदा कौम बनिए और अपने देश को बचाइए। शुक्रिया, आप सब हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने, शुक्रिया आप सबका। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। जनता दल यूनाइटेड ने बिना नाम लिए बीजेपी पर हमला बोला है। बिहार में दोनों साथ हैं। पटना में सम्राट अशोक की जयंती के मौके पर हुए एक समारोह में पार्टी के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार किसी की मेहरबानी से नहीं, बल्कि जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के ताकत के बल पर बिहार के मुख्यमंत्री हैं।
किसी की कृपा से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं हैं। बिहार की जनता की ताकत उनके साथ है और बिहार की जनता उनके साथ है। सभी राजनीतिक दल के लोग अति पिछड़े वर्ग की ओर टकटकी लगा के देखते हैं और चुनाव के समय में अति पिछड़ा वर्ग नीतीश कुमार जी की तरफ देखता है। जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना समाज समय की मांग है। इसके पहले जातीय जनगणना कब हुआ था? इसके पहले जातीय जनगणना 1931 में हुआ था और 1931 के बाद आज तक जातीय जनगणना नहीं हुआ। तो इसलिए जातीय जनगणना आज समय की मांग है और उस मांग पर हमारी पार्टी अडिग है और हम लोग उस बात को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। एक हमारा नेतृत्व, हम इस पर कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, रहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे। इस पर हम किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते समझौता। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति की, जहां अभी अभी आम आदमी पार्टी ने कदम रखा है और वहां विस्तार की उसकी कोशिशों को बीजेपी ने एक बड़ा झटका भी दे दिया है। कल देर रात एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी और संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर को पार्टी में शामिल करा लिया। उनके साथ ऊना के अध्यक्ष इकबाल सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए। कल देर रात केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर इन तीनों नेताओं को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंचे। इसी हफ्ते अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने हिमाचल प्रदेश में मंडी में रोड शो किया था और अपनी ताकत दिखाई थी। हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में गुजरात के साथ विधानसभा चुनाव होने हैं और कल ही मनीष सिसोदिया कह रहे थे कि वहां पर बीजेपी डर कर अपना मुख्यमंत्री बदलने की कोशिश कर रही है। देखिए, कार्यकर्ता की अनदेखी और हिमाचल की जनता का अपमान, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पिछले 8 साल से पार्टी के लिए लगे हुए हैं। देर रात एक करके 4 व्यक्तियों से वहां संगठन का काम शुरू किया था। 8000 ऑफिशियल पदाधिकारी तक बना दिया था। पिछले 1.5 साल से हम घर में नहीं बैठे। मेरी टीम पिछले 8 साल से 1.5 साल से तो घर में बैठी नहीं। इतना काम करने के बाद भी अभी जो 6 तारीख को अरविंद जी की और भगवंत मान जी की जो रैली मंडी में रखी गई थी, वहां पर हमारे नेता आए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धूप में खड़े होकर 4-4 घंटे इंतजार करते रहे। किसी से बात करने का, मिलने का उनके पास एक समय नहीं था, 1 मिनट नहीं था। कोविशील्ड का बूस्टर डोज प्राइवेट अस्पतालों को 225 रुपए में दिया जाएगा, ऐसा सेरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला ने कहा है। दरअसल पहले बूस्टर डोज की कीमत 600 रुपए रखी गई थी और बूस्टर डोज की अनुमति मिल चुकी है सरकार की तरफ से और कहा गया है कि प्राइवेट अस्पतालों में इन्हें केंद्रों में लिया जा सकता है इसकी पूरी कीमत चुकाकर। ऐसे में ये ऐलान किया गया है और कोवैक्सीन का भी बूस्टर डोज अब 225 रुपए में मिलेगा। हमारे सहयोगी परिमल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। परिमल, ये जो कीमत अब नई बताई जा रही है, क्या ये सिर्फ बूस्टर डोज के लिए रहेगी या जो लोग अपनी दूसरी, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगाई है, या हर डोज के लिए ये कीमत है या बूस्टर डोज के लिए? देखिए, हमने बात की है, भारत बायोटेक की तरफ से ये कंफर्मेशन आया है कि अब प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर यानी प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी वैक्सीन खरीदेंगे उनको 225 रुपए की कीमत देनी होगी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बूस्टर डोज के लिए होगा, कोवैक्सीन की तरफ से कंफर्मेशन आ गया है। लेकिन आदार पूनावाला के अगर ट्वीट को भी अगर हम देखते हैं तो उससे कहीं ये नहीं लग रहा है कि सिर्फ बूस्टर डोज के लिए डोजेज देंगे। लेकिन अंजलि, ये भी समझना है क्योंकि अब वो पूल बहुत ना के बराबर है जिसको पहली या दूसरी डोज लगनी है। मतलब एक तरीके से बहुत बड़ी संख्या में पहली या दूसरी डोज लगने वालों की तादाद जो है वो धीरे धीरे घट चुकी है। अब ऐसे में जो ये डोजेज परचेज करेंगे, कम से कम भारत बायोटेक की तरफ से कंफर्मेशन है कि जितनी भी डोजेज अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दी जाएंगी या जिसको हम प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर कहते हैं, वो सबके लिए, सिर्फ बूस्टर पे लागू नहीं होगा, 225 रुपए सबके लिए होगा। पहली चीज तो ये। सीरम
के ट्वीट में भी कुछ बहुत क्लियर नहीं है, तो हो सकता है कि तमाम डोजेज के लिए भी हो। लेकिन इसके पीछे की चीजों को कल हम और आप जब बात कर रहे थे कि ये फैसला क्योंकि नए वेरिएंट को लेकर और जो इम्यूनिटी बरकरार रहे, टीके का असर बरकरार रहे, उसको लेकर बहुत मुमकिन है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कंपनियों से बात की होगी और बहुत ज्यादा वैक्सीन के डोजेज पड़े हुए थे। और जो प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनके डीजी से भी हमारी बात हुई थी, जो एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स, प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के डीजी हैं। उन्होंने कहा था कि प्राइवेट जो भी हॉस्पिटल्स हैं वो वैक्सीन लेने से हिचकेंगे, क्योंकि जो पुराने हमारे स्टॉक थे वो जब बर्बाद होने के कगार पे आए तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने लेने से उसको इनकार कर दिया। तो ये तमाम चीजों के ध्यान में रखकर हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने अप्रोच किया हो, तब ये दोनों कंपनियों ने 225 रुपए का रेट जो है फिक्स किया है। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए परिमल। तो बूस्टर डोज लगवाने का अगर वक्त आ गया है तो उसे जरूर लगाएं, अब कीमत भी कम हो गई है। तो देश की बात में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।